पीजी वेलकम सी यू इन पीजी पॉइंट। सो आज का अपना टॉपिक रहने वाला है सबसे पहली बात तो भारत में समावेशी शिक्षा। आप सोच रहे होंगे मैम आपने तो ये हम लोगों को पढ़ा दिया था। देखो पढ़ा दिया था, लेकिन अब इसके तहत जो कमेटियाँ बनी, जो समितियाँ बनी, ठीक है, और उसके बाद में उसके तहत जो आपके नियम आए कुछ, तो वो सब भी आपको पढ़ना होगा। जैसे इसी के तहत आपका जो आया है NEP 2020 यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, तो वो भी आपके सिलेबस में, वो भी आपको पढ़ना पड़ेगा, है ना। तो उसको पढ़ाने से पहले हम ना एक आपको थोड़ी सी ज़रूरी जानकारी दे दें कि PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। बाकी आप हमको पीजी पॉइंट के नाम से सर्च कर सकते हैं, चाहे टेलीग्राम पे चाहे इंस्टाग्राम पे भी चाहें तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद में आपको बता दें कि जो आपकी शिक्षा के दार्शनिक परिप्रेक्ष्य, मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य, समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य की क्लासेस हैं वो थ्योरी की कंप्लीट हो चुकी हैं, मल्टीपल की दार्शनिक परिप्रेक्ष्य की कंप्लीट हो चुकी है। एक कक्षा आपकी शाम को रोज 4 बजे MCQ सेशन आपका मेरे द्वारा लिया जाता है। सो उस MCQ सेशन को ज्वाइन करना ना भूलिएगा, क्योंकि इस सेशन में शाम को 4 बजे हम आपको ऐसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कराते हैं ना कि आपके सिर्फ BEd के लिए, PTET CTET के लिए भी बहुत ज़्यादा सहायक होने वाले हैं, ठीक है। आई होप सो इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब अपना टारगेट क्या है कि 24 फेब से पहले टारगेट है चैनल के 10 के सब्सक्राइबर्स कंप्लीट कराना, ठीक है। अब हम ये आपको हर वीडियो में बताया करेंगे जिसमें आपको याद रहे, क्योंकि ये टारगेट मेरा नहीं है, ये टारगेट हमारा है। क्या कहा? इट्स नॉट माई टारगेट, इट्स अवर्स टारगेट, यानी ये हमारे परिवार का टारगेट है। और कहते हैं ना, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। अगर एक आदमी भी ये जिम्मेदारी ले ले कि हम 10 सब्सक्राइबर बनवाएंगे, तो सीधी सी बात है 10 के बहुत आराम से हो जाने, है ना। सो फटाफट से एकदम साम दाम दंड भेद लगाओ और काम करना शुरू कर दो। चलो, जो बच्चे नए हैं उनको बता दें कि टेलीग्राम पे जरूर जुड़ जाइएगा फ्री ऑफ कॉस्ट PDF के लिए, ठीक। अब देखो, भारत में समावेशी शिक्षा क्या है कि निःशक्त जनों के शैक्षिक विकास में समावेशी शिक्षा पद्धति को आज सर्वाधिक नवीनतम पद्धति के रूप में माना जाता है। यानी अगर कोई पूछे सब व्हाट इज दिस न्यू मेथड ऑफ द एजुकेशन सिस्टम, तो आप क्या बताएंगे? इट्स इंक्लूसिव एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया, ठीक है। यद्यपि यह बात उद्वेलित करने वाली है कि निःशक्त बालकों एवं युवाओं की आधी से ज्यादा जनसंख्या अपने अधिकारों एवं अवसरों से वंचित है एवं उपयुक्त वातावरण में पर्याप्त विद्यालय शिक्षा प्राप्त नहीं कर पा रही है। निःशक्त बालक जो विद्यालय से बाहर हैं, उनमें अधिकांश ऐसे बालक हैं जिन्हें विद्यालय ने प्रवेश देने से मना कर दिया। जैसे मान लीजिए आप किसी आपके यहाँ कोई ऐसा बच्चा है जो मान लीजिए थोड़ा सा क्या है, असहाय है ना, जो समथिंग सामान्य से थोड़ा अलग है, तो आप जब उसका एडमिशन कराने गए तो स्कूल वालों ने बोला कि मैं इसका एडमिशन नहीं ले पाऊंगा या ले पाऊंगी। तो आपने कहा मैम व्हाट इज द रीजन बिहाइंड ऑफ दिस। उन्होंने बोला आपके बच्चों को पढ़ाने के लिए जो सुविधाएं होती हैं वो हमारे यहाँ विद्यालय में उपलब्ध नहीं है। उन्होंने ये बहाना बता दिया। लेकिन फिर हुआ क्या, देखो पूरी हिस्ट्री ना बता करके हम आपको ऐसे ही समझा देते हैं। फिर हुआ क्या कि सन 2010 में एक ऐसा नियम आया जिसके तहत ये बात हो गई कि सब बच्चे को शिक्षा पाने का अधिकार है, और जो उनके घर के पास वाला विद्यालय है उसमें वो एडमिशन ले सकते हैं। देखिए यही बात यहाँ पर लिखी है कि सभी व्यक्ति को शिक्षा पाना उसका अधिकार है, जिसका अनुमोदन शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2010 पास कराकर किया गया। चाहे वह बालक सामान्य हो या निःशक्त, है ना, सभी को शिक्षा पाने का अधिकार उसके समीप वाले विद्यालय में है। अतः विशेष शिक्षा से शुरू होते हुए समावेशी शिक्षा के रूप में फलीभूत होने सरकार के द्वारा स्वतंत्रता के उपरांत जो विभिन्न समितियों, आयोगों, नीतियों आदि का गठन किया गया, उनका प्रमुख योगदान है। आगे बात समझ में। अब इसके तहत क्या क्या है तो देखो, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दिव्यांग व्यक्तियों के कार्यों का अनुसरण करते हुए भारत सरकार ने भी कुछ नीतियां एवं कानून बनाए हैं। कौन कौन से? सबसे पहला है दिव्यांग व्यक्ति के लिए संवैधानिक प्रावधान यानी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी। दूसरा है आपका PWD एक्ट यानी विकलांग जन अधिनियम 1995, है ना, PWD एक्ट 1995। निःशक्त जन अधिकार अधिनियम 2016 यानी राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज, जिसे आप RPWD एक्ट 2016 के नाम से जानते हैं। फिर उसके बाद में है आपका RTE यानी राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009।
और उसके बाद में अब जो आपके आगे NPE 2020 यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। तो देखो एक एक करके आपको ये पांचों चीज़ें पढ़नी है। क्या कहा मैंने, पॉइंट 1 भी डिटेल में पढ़ेंगे, इवन ये पूरा पूरा चैप्टर है आपका, ऐसे मानो ये 5 चैप्टर है ना। तो ये पांचों पॉइंट्स हम आपको पढ़ाएंगे और इसी को पढ़ाने के बाद में आपकी ये यूनिट 1 पूरी की पूरी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। यानी कि हम जो आपको समावेशी शिक्षा पढ़ा रहे हैं इसके अंतर्गत यूनिट कितनी है, 4। अब यूनिट के अंदर कुछ लेसन होते हैं, ठीक है। तो ये चारों यूनिट पढ़ानी है। तो पहली यूनिट आपकी कब खत्म हो जाएगी, जब आप नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जिस दिन 2020 पढ़ेंगे, समझ लीजिएगा कि मेरी यूनिट 1 खत्म हो गई, ठीक है। तो देखो सबसे पहले क्या पढ़ना था आपको, दिव्यांग व्यक्ति के लिए संवैधानिक प्रावधान पढ़ने थे। तो देखो यही है आपका चैप्टर नंबर 1.5, क्या, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी। सबसे पहले देखो सन 1950 के पश्चात भारत में पूर्ण संविधान लागू हुआ, सबको पता है, 26 जनवरी 1950। क्यों, है ना। इसमें समानता, स्वाधीनता, भाईचारा, सबको पता है ना, तथा न्याय हेतु अनेक अनुच्छेद बनाए गए। समानता, समानता के अवसर दर्शाती है। भारतीय संविधान में समता, स्वतंत्रता, सामाजिक न्याय एवं व्यक्ति की गरिमा के प्राप्य मूल्यों के रूप में निरूपित किया गया। अब अनुच्छेद 14 क्या कहता है, तो समझो बात को। अनुच्छेद 14 के अनुसार भारत संविधान के अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता की गारंटी देता है। इसके साथ ही भारत की सीमाओं के अंदर सभी व्यक्तियों के कानून का समान संरक्षण प्रदान करता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में कहा गया है कि कानून के समक्ष सभी नागरिक के क्या है, एक समान है। अब कह दो कि मैम ऐसा तो नहीं है, हमने कहा देखिए सब नागरिक एक समान है। अब जैसे आचार संहिता लागू हुई तो क्या ऐसा तो नहीं कि सिर्फ कुछ लोगों पे लागू हुई या सिर्फ लड़कियों पे लागू हुई, लड़कों पे नहीं लागू हुई, ऐसा तो कुछ है नहीं, सब पे लागू हुई है ना। तो ये, और बाकी कुछ तो हर केस में आपको एक्सेप्शनल केस मिल ही जाएंगे, है ना। अब देखिए अनुच्छेद 15 तथा 16 में क्या कहा गया। अनुच्छेद 15 केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान या इनमें से किसी के ही आधार पर भेदभाव पर रोक लगाता है। अर्थात अनुच्छेद 15 में कहा गया कि राज्य किसी भी नागरिक को धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। इसी के साथ में अनुच्छेद 16 में क्या कहा गया, 15 में क्या कहा गया, इनके अनुसार किसी भी चीजों में भेदभाव नहीं होगा। 16 में सार्वजनिक रोजगार के संबंध में अवसरों की समानता की गारंटी देता है और राज्य के किसी के विरुद्ध केवल धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, वंश, जन्मस्थान या इनमें से किसी के आधार पर भेदभाव करने से रोकता है ना। भारतीय संविधान के अनुसार विकलांग या अपंग बच्चों के अधिकार भी सभी सामान्य बच्चों के बराबर हैं। याद रखिएगा, जो आपके ये विशेष बालक होते हैं, दिव्यांग बालक होते हैं, उनके जो अधिकार है वो सबके इसके समान है, सामान्य, यानी जनरल स्टूडेंट्स जो होते हैं, नॉर्मल जो बच्चे होते हैं उन्हीं के समान है। ऐसा नहीं है कि इनके लिए कुछ अलग प्रावधान हो, इनके लिए कुछ अलग प्रावधान हो, इनके फंडामेंटल राइट्स अलग हो, इनके फंडामेंटल राइट्स अलग हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। सबके लिए वही है, जो मौलिक कर्तव्य आपके विकलांग, अपंग या ऐसे बच्चों के लिए वैसे ही सामान्य बच्चों के लिए भी ना, कोई अंतर नहीं है। फिर देखिए, एक प्रगतिशील संविधान होने के पश्चात भी अपंग बच्चों की स्थिति जमीनी स्तर पर संतोषजनक नहीं है। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण हमारा समाज है, जो इन अपंग बच्चों की समस्याओं को अलग अलग या उस पर ध्यान नहीं देता है। इन सभी समस्याओं हेतु परिवार, समाज और प्राथमिक विद्यालयों को इन बच्चों के लिए बराबर की जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी, तभी इस समस्या का समाधान या हल हो सकता है। देखिए, कुछ चीज़ों को पेपर वर्क के थ्रू समितियां बना देना, कर उसके बाद में गठन बन हो गया, ये हो गया, वो हो गया, लेकिन जब जमीनी स्तर पर कार्य दिखने लगे, जब आपको दिखने लगे कि नहीं कोई बच्चा बैग लेकर के जा रहा है जो असमर्थ है फिर भी और पास के विद्यालय में पढ़ाई कर रहा है, तब उस दिन से समझिएगा कि आपका ये कार्य भी हो गया, ठीक है। अब देखो, उसी के हमने आपसे क्या कहा था, शिक्षा से रिलेटेड या आप जो टॉपिक पढ़ रहे हो उससे रिलेटेड जितने भी अनुच्छेद हैं वो आपको पढ़ने पड़ेंगे, याद करने पड़ेंगे। अब देखो, अभी अब आपको कौन सा पढ़ना है अनुच्छेद यहाँ पे, 41 और 46। तो सबसे पहले 41 में क्या कहा गया कि अनुच्छेद 41 में राज्य अपनी आर्थिक सामर्थ्य और विकास की क्षमताओं के अंतर्गत काम पाने की, शिक्षा पाने का की ओर, बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी, निःशक्तता तथा अन्य अभाव की दशाओं में सहायता पाने के अधिकार को प्राप्त कराने का प्रभावपूर्ण उपबंध करेगा। अनुच्छेद 41 जहां, अब देखो, जहां कार्य करने के अधिकार की बात करता है, वहीं अनुच्छेद 45 कहता है कि राज्य 6 वर्ष तक की आयु वाले बालकों को प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा देने का प्रयास करे, ठीक है। इसी के साथ में आपका अनुसूचित, जब यदि हम बात करें अनुच्छेद किसकी, तो अनुच्छेद 46 की, तो इसके अंतर्गत क्या होता है, राज्य जनता के दुर्बल वर्गों के विशिष्ट तथा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों के विशेष सावधानी से अभिवृद्धि करेगा और सामाजिक अन्याय और सभी प्रकार के शोषण से उनकी सुरक्षा करेगा, ठीक। इतनी सी बात समझ में आ गई।
बहुत सिंपल सी चीज़ है, बस आप एक बार अगर इनको कॉपी पे नोट डाउन करोगे ना तो बहुत अच्छे से याद आ जाएगी। और पूरा पूरा नहीं लिखना है, सिर्फ आपको अपने टोन में लिखना है। जैसे अनुच्छेद 17 है, उसमें अस्पृश्यता से पूरा है संबंध, तो आप लिखो बस अनुच्छेद 17 और छुआछूत लिख दो, या अस्पृश्यता ये वाला पूरा सीन लिख दो, है ना। तो आपको ऐसे याद रहेगा। पूरा डिटेल नहीं लिखना है कि उनको नहीं छूना, ये वो दुनिया की बातें, हाँ इतना लिख दो बस, काम हो गया। ठीक, फिर देखो अनुच्छेद 21 में क्या क्या गया कि भारतीय संविधान के 86वें संविधान संशोधन 2002 के अनुसार अनुच्छेद 21 में 16 से 14 वर्ष के बालकों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा की बात की गई। ये अनुच्छेद 21 तो रट जाना चाहिए, अब तक हम आपको बहुत बार पढ़ा चुके हैं। ठीक, अब देखो, अब जो टॉपिक रहने वाला है वो गांठ मान लो। एक बार क्या करो, लाइव चैट ऑफ कर दो और सिर्फ मेरी बात को आप लोग ध्यान से सुनो। अब कह दो मैम हम तो किचन में काम कर रहे हैं, किचन में भी काम करो तब भी मोबाइल को ऐसे सेल पे चुपचाप रख दो और मेरी बातों को ध्यान से सुनो। बस काम करना है, एक बार सेशन को लाइक कर देना आप लोग। बिना कहे, एक तो लाइक नहीं करते, ना जाने कमेंट्स भी नहीं करके जा रहे हो आजकल, क्या बात है। फटाफट से एक बार सेशन को लाइक कर दो, फिर ही शुरू करेंगे, वरना हम जाने क्लास बंद करके हम नहीं बढ़ाएंगे। कह दो अरे मैम गुस्सा नहीं होइए, हम तो रोल लाइक कर देंगे। कहिए तो 2 बार कर दें, भाई इतना एहसान नहीं करना है। हमेशा आपको लाइक जो भी करना है वो कैसे करना है, ऑड नंबर्स में करना है, याद रखिएगा। ऑड नंबर्स यानी जो संख्या 2 से विभाजित नहीं होती है ना, उनमें करना है। ठीक है, इवन में नहीं करना है, ऑड नंबर्स में। अब देखो, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 जो कि 1 अप्रैल 2010 से लागू हो गया, यह सुनिश्चित करता है कि अब, हाँ एक क्वेश्चन आपका आता है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम प्रभाव में कब आया, तो आप वहां पे आपको ऑप्शन 2009 में मिलेगा, 2010 भी मिलेगा, 2011 भी मिलेगा, 2012 भी मिलेगा। तो आप क्या लगा के आओगे, 2009 नहीं लगाया है ना, 2010 लगा के आओगे। क्योंकि क्या पूछा गया था क्वेश्चन में कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम प्रभाव में कब आया, अर्थात लागू कब हुआ था, तो 1 अप्रैल 2010 को, याद रखिएगा। ठीक है, शिक्षा प्रत्येक बच्चे का अधिकार है एवं राज्य को अनिवार्य रूप से उसको ये अधिकार प्रदान करने होंगे एवं उनसे कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। समावेशन शब्द आपका अपने आप में कुछ खास अर्थ नहीं होता। समावेशन के चारों ओर जो वैचारिक, दार्शनिक एवं शैक्षिक ढांचा होता है वही समावेशन को परिभाषित करता है। समावेशन की प्रक्रिया में बच्चों को न केवल लोकतंत्र की भागीदारी के लिए सक्षम बनाया जा सकता है, बल्कि उन्हें यह सीखने एवं विश्वास करने के लिए भी सक्षम बनाया जा सकता है कि लोकतंत्र को बनाए रखने के लिए दूसरों के साथ रिश्ते बनाना, अंतःक्रिया करना भी समान रूप से महत्वपूर्ण है। एनसीएफ 2005, है ना, शारीरिक दोषयुक्त व्यक्ति के लिए समान अवसर, उनके पूर्ण योगदान एवं अधिकारों की सुरक्षा एक्ट 1995, भारत का राज्यपत्र विशेष भाग 2 धारा संख्या 1 1996, 1 जनवरी 1996, कानून मंत्रालय न्याय तथा प्रावधान नई दिल्ली में समावेशी शिक्षा के लिए संवैधानिक प्रावधान में निम्नलिखित रूप किया गया है। क्या क्या हुआ है, तो देखो सबसे पहला कि उपर्युक्त सरकारी तथा स्थानीय अधिकारी निम्नलिखित कार्यों की योजना बनाएंगे। कौन कौन सी योजना बननी है, कब लागू होनी है, कितने वर्ष में उनको लागू होनी, क्या चीज़ें, तो समझो पहले। सबसे पहला आपका दिया हुआ है शारीरिक रूप से बाधित 18 वर्ष के प्रत्येक बालक को उसके उपयुक्त वातावरण में निःशुल्क शिक्षा तथा शिक्षा संस्थान में प्रवेश को सुनिश्चित करेंगे। आगे बात समझ में। सेकंड पॉइंट आपका क्या कहा गया, सामान्य स्कूल में बाधित तथा सामान्य बालक में समन्वय के प्रयास करेंगे, है ना। कि भाई जो नॉर्मल थोड़ा सा डिसेबल्ड बच्चा है वो, और जो जनरल बच्चा है, जनरल फैमिली से आ रहा है नॉर्मली, वो बच्चे ये सब मिल करके एक साथ बैठे, एक साथ पढ़े पास के विद्यालय में, ऐसी व्यवस्था की जाएगी। तीसरा पॉइंट आपका क्या कहा गया, समावेशी शिक्षा संस्थान सरकारी अथवा गैर सरकारी क्षेत्रों में स्थापित कराने पर बल दिया जाएगा। फोर्थ पॉइंट है आपका शारीरिक रूप से बाधित बालकों के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण के साधन एवं विशिष्ट शिक्षा संस्थाओं के उपलब्ध कराने का भी प्रयास करेंगे। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट देखो क्या कहा कि उपयुक्त सरकारी तथा स्थानीय अधिकारी सरकारी विज्ञापन के माध्यम में निम्नलिखित कार्यों की योजना बनाएंगे। कौन कौन से, विज्ञापन अर्थात एडवर्टाइजमेंट। क्या कि शारीरिक रूप से बाधित बालक जो कक्षा 5 तक किसी शिक्षा संस्थान में शिक्षा प्राप्त कर चुके हैं अथवा जो किसी कारणवश पूर्णकालिक रूप से शिक्षा लेने में असमर्थ है, ऐसे बालकों के लिए अंशकालिक शिक्षा की व्यवस्था होगी। अंशकालिक का मतलब समझ में, ऐसे समझ लो छोटे से समय के लिए, बस छोटे से टाइम के लिए उनको स्टडी करवा दी गई ऐसे। ठीक, 16 वर्ष तथा इससे अधिक आयु के बालकों के लिए व्यवहारिक साक्षरता उपलब्ध कराने हेतु विशिष्ट अंशकालिक कक्षाओं की व्यवस्था होगी। अरे जैसे समझो, जैसे मोटिवेशनल क्लास होती है ना, वैसे इन लोगों के लिए थोड़े से समय के लिए विशिष्ट कैसी होगी, विशिष्ट यानी स्पेशल क्लास होगी। पिछड़े हुए क्षेत्रों में उपलब्ध मानव संसाधन का प्रयोग तथा उनका उपयुक्त अभिविन्यास
करके नियम अनुसार शिक्षा देने का प्रबंध कराया जाएगा। मुक्त विद्यालय अथवा मुक्त विश्वविद्यालय यानी ओपन यूनिवर्सिटी के माध्यम से शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी। इलेक्ट्रॉनिक अथवा किसी अन्य माध्यम द्वारा कक्षाओं में विचार विमर्श उपलब्ध कराना। प्रत्येक अपंग बालक को उसकी शिक्षा हेतु आवश्यक विशिष्ट पुस्तकों का उपकरण निःशुल्क उपलब्ध कराना। ये सब क्या है? ये सब RTE एक्ट 2009 के अनुसार। आई बात समझ में? उपयुक्त सरकारी अपंग बालकों की विशिष्ट शिक्षा के लिए सरकारी अथवा गैर सरकारी संस्थाओं की विशिष्ट शिक्षा उपकरण, संसाधन, सामग्री आदि की सहायता के साथ साथ इस क्षेत्र में अन्वेषण हेतु शिक्षा विधि तथा विभिन्न कार्य क्षेत्रों में कार्यरत विशेषज्ञों की सहायता लेनी होती है। कहने का मतलब यह, जैसे मान लीजिए कोई बच्चा डिसेबल्ड है, अगर वो आइज से ब्लाइंड है तो उसको वैसे ही क्या लुईस ब्रेल प्रणाली से पढ़ाया जाएगा। अगर कोई बच्चा डीफ है तो उसको पढ़ाने का तरीका अलग होगा, है ना। ऐसे होता है ना, अगर कोई बाधिर है, कोई मूक है ना, कोई देख नहीं सकता, तो सबको पढ़ाने की स्ट्रेटजी स्टाइल अलग होता है। ठीक, अब देखो, सरकार आवश्यकता अनुसार उपयुक्त संस्था में शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण संस्थाएं स्थापित करेगी तथा राष्ट्रीय तथा अन्य गैर सरकारी संस्थाओं के शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम में सहायता करेगी, जिसमें प्रशिक्षित शिक्षक अपंग बालकों के लिए विशिष्ट स्कूलों तथा समन्वित शिक्षा संस्थान में उपलब्ध हो सके। कहने का मतलब ये है कि ऐसी एजुकेशन भी, टीचर्स को ऐसे भी ट्रेंड किया जाएगा कि वो ऐसे, अगर मान लीजिए बच्चे हैं स्कूल में उनके, तो उनको भी ट्रेंड कर सके, उनको भी पढ़ा सके, कुछ ऐसा। उसके बाद में देखो, उपयुक्त सरकारी अधिकार विज्ञापन द्वारा विस्तृत शिक्षा योजना बनाएंगे, जिसके अंतर्गत अपंग बालकों हेतु प्रावधान बनाए जाएंगे। स्कूल में शिक्षा प्राप्त करने हेतु शारीरिक दोषयुक्त बालकों के लिए यातायात सुविधा या ऐसे बालकों के माता पिता अथवा संरक्षक को आर्थिक भत्ता इंसेंटिव देना होगा। ठीक, व्यावसायिक प्रशिक्षण देने वाले विद्यालयों, कॉलेज या अन्य संस्थाओं में प्रवेश संबंधी बाधाओं को हटाना, यानी कि उनके लिए जैसे एडमिशन फीस है, उनके लिए थोड़ी सी रिबेट कर देना, जिससे उनका बच्चा भी मतलब ऐसी एजुकेशन ले पाए और पढ़ पाए। विद्यालय में उपस्थित बाधित बालकों को यूनिफॉर्म, पुस्तकें तथा अन्य सामग्री का वितरण करना, है ना, फ्री ऑफ कॉस्ट उनको प्रोवाइड करवाना, चाहे यूनिफॉर्म हो, चाहे बुक्स हो, चाहे कुछ स्टडी रिलेटेड आपका कंटेंट हो। शारीरिक रूप से बाधित बालकों के लिए छात्रवृत्ति, यानी जो फिजिकली अर्थात शारीरिक रूप से, है ना, बाधित है अर्थात असमर्थ है कार्य करने में, तो उनके लिए स्कॉलरशिप का प्रावधान। एक उपयुक्त समिति का गठन करना जो अपंग बालकों के माता पिता अथवा संरक्षकों में उनके बालकों के सामंजस्य की कठिनाई को दूर कर सके। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि बार बार पे उसको ताने मिल रहे हो, या वो जो बच्चा डिसेबल्ड है उसको बार बार ये महसूस हो रहा हो। मतलब उसको एकदम नॉर्मल रखना चाहिए, ना कि बार बार ये महसूस करवाना चाहिए कि तुम यार ऐसे आदमी हो, है ना। पूर्ण दृष्टिबाधित अथवा कम दृष्टिबाधित छात्रों के लाभ हेतु परीक्षण अवस्था उपयुक्त परिवर्तन, जैसे पूर्णतया गणित पर आधारित प्रश्न। अपंग बालक के लाभ के लिए पाठ्यक्रम में उपयुक्त परिवर्तन करना तथा उनका अनुकूलन करना। श्रवण बाधित बालकों की सुविधा के लिए पाठ्यक्रम में परिवर्तन, जैसे केवल एक भाषा में पढ़ाया जाना, है ना। ये कुछ बातें हैं। सभी शिक्षा संस्थाएं अंधे छात्रों या दृष्टिबाधित छात्रों के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराएंगी। सभी शिक्षा संस्थाएं, ये किसमें बात कही गई थी? बोलो, क्या पढ़ रहे थे आप? क्या पढ़ रहे थे? बोलो, अभी हमने आपको ऊपर दिखाया ना टॉपिक, क्या? शिक्षा का अधिकार अधिनियम, राइट टू एजुकेशन, है ना, राइट टू एजुकेशन 2009 कब से लागू हुई थी? तो 1 अप्रैल 2010 से। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की एकदम छोटी सी क्लास। अब देखो हम लोगों को और क्या क्या पढ़ना है, हमने आपको पहले भी बताया। क्या क्या पढ़ना है अब आपको? तो आपने हमारे साथ आज क्या पढ़ लिया? बोलो। दिव्यांग व्यक्ति के लिए संवैधानिक प्रावधान पढ़ लिया। अब आपको मेरे साथ क्या पढ़ना होगा? PWD एक्ट पढ़ना होगा। उसके बाद में RPWD एक्ट 2016 पढ़ना होगा। RTE एक्ट यानी राइट टू एजुकेशन, अभी आपने 2009 वाला ही पढ़ तो लिया, लेकिन अभी थोड़ा सा और पढ़ना है। ठीक है, और उसके बाद में हम आपको NPE यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भी पढ़ाएंगे 2020 वाले। ठीक है, तो इसी के साथ में हमारी आज की सेशन ये हम करेंगे एंड। लेकिन उससे पहले आपको एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दे दें कि हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने हर एक दोस्तों तक, साथियों तक शेयर कर दीजिएगा। और जो भी आपके कुछ पुराने मित्र हों उनसे भी चैनल को सब्सक्राइब करवा लीजिएगा। ठीक है, या जो बच्चा B.Ed करने जा रहा हो, आपके नॉलेज में हो, आपसे पूछ रहा हो कि दीदी आप कर रहे थे, हमें भी करना है, तो हम कैसे तैयारी करें, क्या करें, तो उसको भी आप ये चैनल सजेस्ट कर सकते हैं। फिलहाल 24 फेब याद रखिएगा, अपना टारगेट है क्या? 10K का। तो हम चाहते हैं कि ऐसा कुछ हो तो कुछ अल्टीमेट करते हैं आप सबके लिए, है ना।
तो यहीं से करते हैं सेशन को एंड। एक बार फटाफट से लिख दो अपनों के लिए, है ना। तो हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। घर पे सबसे मेरे लिए आशीर्वाद ले लीजिएगा। सबका ध्यान रखिएगा, अपना भी ध्यान रखिएगा। ओके।